तक का सबसे बड़ा कार रिकॉल। फॉक्सवैगन वापस लेगी 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां। आवाज ने कल ही दे दी थी आपको खबर। कम होगी आपकी ईएमआई, आरबीआई बदलेगा बेस रेट तय करने का फॉर्मूला, बैंकों पर दरें घटाने का बढ़ेगा दबाव। क्रेडिट पॉलिसी में नहीं बदली दरें, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से महंगाई पर असर पड़ने की जताई गई आशंका। अपने बेटे कार्ती से जुड़ी फर्मों पर छापे के बाद चिदम्बरम की सरकार को चुनौती, कहा मुझ पर सीधे कार्रवाई करे सरकार, लेकिन सीबीडीटी ने कहा पुख्ता सबूत के बाद पड़े छापे। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार रहा सुस्त, निफ्टी 7,950 के ऊपर बंद। मिड कैप शेयरों ने लगाई छलांग। आज हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट का मतलब सेडिशन, कि आप लोग तो अपने भी नहीं रहे। क्यों? राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर किया तीखा हमला, कहा मोदी सरकार में विरोध करना देशद्रोह। तो मोदी ने कहा तू मैं से नहीं चलेगा देश। सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। देश में बढ़ती असहनशीलता पर राष्ट्रपति ने फिर दी नसीहत, कहा गंदगी सड़क पर नहीं, लोगों की सोच में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। Don't want to be known as call drop minister. Sorry, I'm being very clear about it. And I will drive it very, very categorically. कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मंत्री ने दिखाए तीखे तेवर, कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे कॉल ड्रॉप। मुंबई करों को सरकार का तोहफा, बनेंगे 10 लाख सस्ते मकान। हाउसिंग फॉर ऑल योजना पर सरकार की मुहर। मुंबई लोकल ट्रेन बनेगी सुरक्षित, सरकार की ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने की तैयारी। लोकल ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी। त्योहारों में ऑटो कंपनियों की बिक्री ने किया निराश, मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम की बिक्री रही अनुमान से कम। तमिलनाडु बारिश से हाल बेहाल, 100 साल का टूटा रिकॉर्ड, अब तक 188 लोगों की मौत। सरकार की प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं पर नकेल कसने की तैयारी, अशोक मिश्रा कमेटी ने की सिफारिश, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं विरोध। तो आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएनबीसी आवाज की खबर पर भी यहां एक बार फिर मोहर लगी है। देश में अब तक के सबसे बड़े कार रिकॉल मामले में फॉक्सवैगन 3.25 लाख कारें अब वापस लेगी। बिल्कुल, सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के बाद कंपनी ने ये फैसला किया है और फॉक्सवैगन को भारत में भी एमिशन नॉर्म से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। हमने कल ही फॉक्सवैगन की 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों की रिकॉल की खबर दिखाई थी और आइए इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, ये बताएं कि कौन कौन सी कारें हैं जिनका रिकॉल किया जा रहा है? कविता, जिन गाड़ियों का रिकॉल किया जाना है उनमें फॉक्सवैगन ग्रुप की 3 ब्रांड्स फॉक्सवैगन, स्कोडा और ऑडी की गाड़ियां हैं। फॉक्सवैगन की पोलो, वेंटो, जेटा और पसाट जैसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा ऑडी की और स्कोडा की गाड़ियां हैं। कुल मिलाकर फॉक्सवैगन की 2 लाख के लगभग, स्कोडा की 88,000 और ऑडी की 36,000 के लगभग गाड़ियां हैं जिनको रिकॉल किया जाना है। ये सभी गाड़ियां वो हैं जिनमें EA189 इंजन लगा था। ये वही इंजन है जिसके ऊपर चीटिंग डिवाइस होने का आरोप था और ARAI जो कि टेस्टिंग एजेंसी है उसने अपनी जांच में पाया कि भारत में भी जो फॉक्सवैगन की गाड़ियां हैं वो एमिशन नॉर्म्स के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। आज इस बारे में फॉक्सवैगन के अधिकारियों से सरकार की बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि ये वॉलंटरी होगा, किसी तरह की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन फॉक्सवैगन ने इस बात का फैसला किया है कि इस 2008 से लेकर अब तक जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें ये इंजन लगा हुआ है और लगभग अधिकतर गाड़ियां जो डीजल हैं
हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। सभी का रिकॉल होगा। रिकॉल की प्रक्रिया क्या होगी इस पे हालांकि अभी तक पूरी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब वो आपके इंजन में अपडेट किया जाएगा, गाड़ियां पूरी तरह से रिप्लेस नहीं होंगी और इस बारे में सरकार को अगले कुछ दिनों में फॉक्सवैगन एक सॉल्यूशन देगी और उसके बाद ही रिकॉल का तरीका क्या होगा इस बारे में बात की जाएगी और कंज्यूमर को फॉक्सवैगन की तरफ से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन ये बताइए कि क्या फॉक्सवैगन पर किसी तरह का मुआवजा या कोई जुर्माना भी लगेगा या लगाने की तैयारी है? जी अभी फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज है उसके सोर्सेज के हिसाब से इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि भारत में अभी तक कोई मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी नहीं है। गाड़ियां रिकॉल तो होती आई हैं लेकिन वो सब कुछ वॉलंटरी होता है। अब फॉक्सवैगन इंसिडेंट के बाद सरकार में सीरियस थिंकिंग हो रही है। सरकार सोच रही है कि एक मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी भी लाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए फिलहाल पेनल्टी पे किस तरह का डिसीजन होता है उसके लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ CNBC आवाज की खबर पर मुहर लगती हुई और देश का सबसे बड़ा रिकॉल और फॉक्सवैगन की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। और अब आपको बताते हैं क्रेडिट पॉलिसी में क्या खास रहा आज। सस्ते कर्ज का फायदा आपको जल्द ही मिल सकता है। रिजर्व बैंक बैंकों के बेस रेट तय करने का नया फॉर्मूला जारी करने वाला है। क्या है ये नया फॉर्मूला और कैसे इससे आपको फायदा पहुंचेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, ये समझाएं कि क्या है ये नया फॉर्मूला और खासतौर से ग्राहकों को सस्ते कर्ज का क्या फायदा मिल पाएगा इससे? देखिए, कर्ज सस्ता इसलिए होगा क्योंकि अभी जो फॉर्मूला है उसमें बैंक अपनी डिपॉजिट की जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर अपने दूसरे खर्चे जोड़कर ये बताते हैं कि हमारा इतना खर्च हो रहा है इसलिए हमें इतना बेस रेट कम से कम चार्ज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में अभी जब कैलकुलेशन होता है तो जो डिपॉजिट 6 महीने पहले लिए गए थे उसमें 6 महीने पहले के रेट लगाए जाते हैं। जो डिपॉजिट बैंक ने साल भर पहले लिए थे उसमें साल भर पहले का रेट लगाया जाता है। और हम जानते हैं कि पिछले साल भर में लगातार डिपॉजिट की दरें जो हैं 1%, 1.25% तक 1.5% तक कहीं कहीं घटी हैं। तो वो घटी हुई दर का फायदा जब वो पुराना डिपॉजिट मैच्योर होगा तब मिलेगा। लेकिन आरबीआई के नए फॉर्मूले में ये कहा गया है कि जिस दिन आपने डिपॉजिट की रेट घटा दी, आपके पास पुराने डिपॉजिट ऊंची कॉस्ट के पड़े हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप डिपॉजिट की रेट घटाते हैं वैसे ही बेस रेट घटाइए। तो जैसे ही ये नया फॉर्मूला अमल में आएगा, नए डिपॉजिट की रेट यानी आज की तारीख में जिस रेट पे बैंक डिपॉजिट ले रहे हैं उसको लागू करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा अनुमान है कि यहां पर 25-30 बेसिस पॉइंट तक रेट घट जाएंगे। पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो हमें लगता है कम से कम 15,000 करोड़ रुपए टैक्स के रेट के जरिए, इंटरेस्ट रेट के जरिए जो आमदनी हो रही थी वो घटेगी। यानी पूरा का पूरा फायदा बोरोवर कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को मिलेगा। चूंकि सारे के सारे रेट्स इस बेस रेट के साथ लिंक होते हैं तो आपकी ईएमआई अपने आप घट जाएगी 25 या 30 बेसिस पॉइंट से, तो आपको भी उस पर तुरंत रिलीफ मिलेगी। आज थोड़ी निराशा हुई होगी कुछ लोगों को कि आरबीआई ने किसी तरीके का रेट कट नहीं किया, लेकिन आप ये बड़ी अच्छी खबर सबको बता रहे हैं। चेहरे सबके खिल गए होंगे जो इस वक्त न्यूज देख रहे हैं कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है अगर नया फॉर्मूला आ जाता है। वैसे बने रहिए हमारे साथ और आगे आपसे बातें करनी है, लेकिन उससे पहले बता दें कि आरबीआई ने, जैसा हमने कहा, उम्मीद के मुताबिक ही कोई रेट कट नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने ब्याज दरें ना घटा के रेपो रेट भी 10 का 10 यानी 6.75% पर बरकरार रखा है। सीआरआर में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि महंगाई की चिंता कुछ घटी है, लेकिन इसे लेकर जोखिम जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। We are still accommodative. I think that is very clear. We're always vigilant, so this is not anything new. We are vigilant. There are obviously both upside and downside risks to consumer price inflation. We've highlighted some of the sources of risks going forward. One could imagine that there could be downside risks from, say, commodity prices, especially oil. और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद नेटवर्क 18 से खास बातचीत करते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर छोटी अवधि में महंगाई काबू में ही रहेगी।
I think of the factors you mentioned, such as the pay commission, some of the factors are going to be balanced by government action. Of course, the additional outlay has to be balanced by an appropriate, finding space so that the fiscal sort of deficit targets aren't breached. राइट, तो प्रदीप हैं अभी भी, उनसे बात करेंगे। तो प्रदीप, फिलहाल दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर ने एक नरम रुख अपनाया है, लेकिन ऐसे में भविष्य में रेट कट के लिए आरबीआई जब देखेगा तो कौन से फैक्टर्स होंगे उसकी नजर में जहां से वो डिसाइड करेगा कि रेट कट करना है या नहीं करना है? ये 5 फैक्टर्स हैं, उनमें से 3 हमने आपको कल भी बताए थे कि जिस वजह से रेट कट दरअसल नहीं हुआ। कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइस और कच्चे तेल के दाम। फूड प्राइस कुछ बढ़े हैं, जैसे दालों के दाम काफी हाल में बढ़े हैं और कच्चे तेल के दाम काफी गिर चुके हैं, तो अब यहां से और गिरेंगे या बढ़ना शुरू ना हो जाएं, वो डर है। हमने $50 तक एक स्पाइक देखा है। दूसरी बात है, पे कमीशन के लागू होने के बाद अब क्या सरकार अपना जो लक्ष्य है 3.5% फिस्कल डेफिसिट का, वो बरकरार रख पाएगी, ये हमें पता चलेगा बजट में फरवरी में। तीसरी चीज है, अभी तक आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट या 1.25% से रेट घटाए हैं, बैंकों ने औसतन 60 बेसिस पॉइंट यानी आधे % से कुछ ज्यादा पास ऑन किया है। तो बैंक्स थोड़ा और पास ऑन करें तो आरबीआई नया सिग्नल दे। अभी ऐसी स्थिति है कि आरबीआई सिग्नल देता जा रहा है, बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे। चौथी चीज है स्मॉल सेविंग्स के रेट, जो सरकार को घटाने की जरूरत है। और पांचवी चीज है बैंकों के एनपीए। यहां पर हम आपको ये बात भी साफ कर दें कि ये जो स्मॉल सेविंग्स के रेट हैं उनको मार्केट लिंक करने की बात आरबीआई ने कही है। और आरबीआई के जिन सूत्रों से हमारी चर्चा हुई है उनका ये मानना है कि शायद इसी साल सरकार ये फैसला ले सकती है कि स्मॉल सेविंग रेट भी मार्केट से लिंक्ड हो जाए, सरकारी बॉन्ड के यील्ड के साथ इनको लिंक कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और रेट जल्दी घटेंगे। बिल्कुल, तो ये आगे का रुख रह सकता है आरबीआई का। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए प्रदीप। वहीं बैंकिंग सेक्टर कर्ज कम करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। बैंकों का मानना है कि दरों में जितनी कटौती की गई थी उतना फायदा ग्राहकों को पहुंचाया गया है और ऐसे में आगे लागत के आधार पर ही बैंक दरें घटा सकेगा। हम पिछले 1 साल से डिपॉजिट रेट धीरे धीरे हमने कम करने चालू किए हैं और अब इस समय हमारे डिपॉजिट रेट्स भी करीब करीब सबसे कम है मार्केट में। इसका जैसे जैसे असर पड़ेगा वैसे वैसे हमारी एबिलिटी पास ऑन करने की बेस रेट कट और बढ़ जाएगी मार्केट में। I would say that we've seen a 50 basis points cut in rates a couple of months ago. RBI may want to pause in January and take a call in March to see what pay commission, how it has been implemented, what the next year's budgetary fiscal deficit is, and then maybe take a call. January may chance is small, can't be ruled out, but small, but more likely to be after the budget. और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि चिदम्बरम ने सरकार को क्यों दे डाली है चेतावनी, और साथ ही त्योहारों में भी नहीं पकड़ी ऑटो बिक्री ने रफ्तार। कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। उनका कहना है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। चिदम्बरम का कहना है कि सरकार को अगर उन पर निशाना साधना है तो वो सीधे उन पर कार्रवाई करे, उनके बेटे के दोस्तों और परिवार वालों को परेशान ना करे। इससे पहले आज दोपहर 2 कंपनियों वासन आई केयर और एडवांटेज पर छापेमारी हुई है। इनमें से एक कंपनी से कार्ति चिदम्बरम पहले से ही जुड़े रहे हैं और माना जा रहा है कि छापे एयरसेल मैक्सिस सौदों के सिलसिले में डाले गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी पर छापे पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने सफाई दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ही छापेमारी की गई है। सीबीडीटी ने छापेमारी के पीछे राजनीतिक रंजिश के आरोप से इनकार किया है। तो ये घटना राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है और इसे समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार कांग्रेस को जीएसटी पर एक तरफ मनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ चिदम्बरम कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जिनकी बात पार्टी आलाकमान मानता है, गौर करता है। तो ऐसे वक्त में चिदम्बरम पर इस तरह की कार्रवाई क्या सरकार और कांग्रेस के बीच जो सहमति बनती दिख रही थी उसे खटाई में डाल सकती है?
हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चिदम्बरम ने जिस तरीके से इस कार्रवाई का विरोध किया है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसका सीधा सा मतलब है कि चिदम्बरम इस कार्रवाई का काफी विरोध करते हैं और काफी आहत हैं। इसको अगर बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो जीएसटी के मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस के बीच जो मतभेद कम होते नजर आ रहे थे, उसमें एक नई मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि चिदम्बरम एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर सरकार अपनी बातों से, तर्कसंगत बातों से अगर कांग्रेस को मना लेती है तो चिदम्बरम इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। चिदम्बरम सरकार के उन तर्कों को स्वीकार कर सकते हैं और आलाकमान को जीएसटी पर समर्थन देने के लिए मना सकते हैं, लेकिन चिदम्बरम अगर इससे नाराज हो जाते हैं तो सरकार और कांग्रेस के बीच एक जो ब्रिज बनता दिख रहा था वो शायद टूट जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल चिदम्बरम की तरफ से ऐसे कोई बड़े संकेत सामने नहीं आए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया वाकई में काफी अहम है और यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने तुरंत इस पर सफाई जारी की है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सरकार का रुख क्या है? सरकार कैसे स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है? लक्ष्मण, संभालने की कोशिश इस तरह से कर रही है कि आपने देखा कि चिदम्बरम का बयान आने के चंद घंटे बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सफाई आई कि ये दरअसल किसी राजनीतिक वजह से कार्रवाई नहीं की गई थी, किसी नेता या नेता के परिवार को निशाना नहीं बनाया गया है। और हमारी बात हुई वित्त मंत्रालय के कुछ सूत्रों से, तो उनका कहना था कि ये दरअसल कार्ति चिदम्बरम की कंपनी के ऊपर छापे नहीं मारे गए थे। ये मामला ऐसा था कि एक पते पर कार्ति चिदम्बरम की कंपनी भी रजिस्टर्ड थी और दूसरी जो आरोपी कंपनी है वो भी रजिस्टर्ड थी, तो दूसरी आरोपी कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई थी। चूंकि पता एक था तो ऐसा लग रहा है कार्ति चिदम्बरम की कंपनी के खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी। दूसरी सफाई ये दी गई कि इनकम टैक्स का छापा नहीं था, ईडी का छापा नहीं था। दरअसल ये जो था ये एक सर्च एंड सर्वे था, जो छापे से काफी कम कार्रवाई होती है, यानी सिर्फ इसमें जानकारी मांगी जाती है, इसमें सिर्फ दस्तावेज मांगे जाते हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे कॉल ड्रॉप पर। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की खिंचाई करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे कॉल ड्रॉप मंत्री नहीं कहलाना चाहते हैं। I regret to say very frankly, it took a lot of nudging on my side to all of you getting publicly acknowledged that there is a need for improvement. Initial alibi was spectrum is less. There's a need to improve the network, and I compliment you that you are coming with investment proposals. I'm sorry, I don't want to be known as call drop minister. Sorry, I'm being very clear about it. And I will drive it very, very categorically because the country is concerned about it. अब बात करते हैं ऑटो बिक्री आंकड़ों की। फेस्टिव सीजन में ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं। क्या उम्मीद थी कंपनियों से और कैसे रहे आंकड़े, जानने के लिए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, कैसे रही ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े? पहले बात करेंगे पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की, यानी कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, वहां पर हम देख रहे हैं साफ तौर से रफ्तार जो है धीमी पड़ी है इन तमाम ऑटो कंपनियों की। शुरुआत अगर मारुति के साथ में करूं तो इस बारी हमारा अनुमान था कि 16% का इजाफा अक्टूबर के मुकाबले नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,20,000 गाड़ियां बेची हैं, यानी कि सिर्फ 9% का इजाफा देखने को मिला है। मारुति के लिए एक जो नेगेटिव है कि इनकी एंट्री सेगमेंट में जो दबदबा है वहां पर बिक्री ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है। साथ ही साथ अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में भी हमने देखा है पैसेंजर गाड़ियों में ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली है। साल दर साल अगर आप कंपेयर करें नवंबर के महीने की बिक्री को तो 13% की गिरावट बनती हुई नजर आई है। हालांकि इनकी कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा है। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स में 21% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं M&M के जो आंकड़े हैं वो कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। यहां पर कुल बिक्री में 20% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। पैसेंजर गाड़ियों में खासतौर से 36% का इजाफा नजर आया है। और M&M के लिए जो एक ट्रम्प कार्ड था वो ट्रैक्टर बिक्री थी, क्योंकि वहां पर हमने देखा है 42% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर भले ही आंकड़े बेहतर हो, लेकिन सेल्स जो है नवंबर के महीने में पिकअप नहीं कर पाई हैं। राइट, तो हर्षदा, ये 4 व्हीलर सेगमेंट की बात हुई, लेकिन हमने देखा 2 व्हीलर सेगमेंट ने त्योहारों के दौरान रिकॉर्ड बना दिए थे इस बार। अब उनकी क्या स्थिति है? अक्टूबर में रिकॉर्ड भले ही बने हो इन कंपनियों की ओर से, लेकिन नवंबर का महीना ठंडा पड़ा है, आप ये जरूर कह सकते हैं। अब तक हीरो मोटोकॉर्प के जो आंकड़े आए हैं उसमें
सिर्फ 0.6% यानी कि बहुत आधे % तक की ही बढ़त देखने को मिली है सालाना, यानी कि साल दर साल अगर आप तुलना करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री सिर्फ 5 लाख यूनिट की हुई है। इससे पहले टीवीएस के आंकड़े भी आज देखने को मिले, जहां पर हमने देखा है टोटल सेल्स इतनी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं नजर आई है। हालांकि स्कूटर डिवीजन जो है टीवीएस का, उसमें कुछ बिक्री बेहतर होती हुई दिखाई दी है। यहां पर कंपनी ने करीब 76,000 गाड़ियां बेची हैं। लेकिन ओवरऑल टीवीएस के लिए जो चेन्नई में भारी बारिश हुई थी उसका भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था, और कंपनी ने अपनी प्रेस नोट में साफ कहा है कई उनकी गाड़ियों की बिक्री हो नहीं पाई थी उस भारी बारिश के चलते। ओवरऑल आप कहेंगे बहुत धीमी हुई है रफ्तार तमाम ऑटो कंपनियों की। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए हर्षदा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद संसद से राहुल ने सरकार पर साधा निशाना। राहुल की खरी खरी सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और देश में बढ़ती असहनशीलता पर राष्ट्रपति ने क्या नसीहत दी, ये भी सुनिए आगे। संविधान देश का मार्गदर्शक है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान सवालों के जवाब में राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में संविधान ही रास्ता दिखाता है और आने वाली पीढ़ी को संविधान के मूल्यों से रूबरू कराना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने बेतुके बयान देने वाले नेताओं को भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बहस के दौरान होने वाली तू मैमे को बंद करने की भी अपील की। हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये बात निश्चित है कि अब हमारे लिए चलने फिरने के लिए, मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता है तो संविधान है। मुश्किलातों में भी साथ चलने के लिए, साथ जुड़ने के लिए हमारा संविधान है। असहनशीलता पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि अगर सरकार से कोई असहमति की आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोह बता दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल ने कहा दादरी में हुए 1 लाख हत्याकांड के बाद भी पीएम खामोश रहे। मोहम्मद अखलाक, father of a young Air Force man, Mohammad Sartaj, who is serving our nation today in the Air Force, is killed in cold blood simply because he is a Muslim. When asked what his message was for all of us after his father's brutal murder, Sartaj responded, "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना." The man ultimately responsible for his protection, the Prime Minister of India, remains silent. आज हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट का मतलब सेडिशन, कि आप लोग तो अपने भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका एक आदमी है अरुण शूरी जी, जो पहले मोदी जी की प्रशंसा करते थे। उन्होंने मोदी जी के बारे में 2-3 गलत चीजें कही, आपके ट्रोलर्स ने आपके ही आदमी पे आक्रमण कर दिया। अरुण शूरी जी के बच्चे के बारे में, जिसको सेरेब्रल पॉलिसी है, उसको भी नहीं छोड़ा आपने। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि असहिष्णुता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने असहनशीलता पर अपना पक्ष रखते हुए बीजेपी और पीएम मोदी को इसका सबसे बड़ा शिकार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो कलबुर्गी और दादरी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। भारतीय राजनीति में असहिष्णुता का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा असहिष्णुता की शिकार यदि कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो भारतीय जनता पार्टी।
उसकी शिकार रही है, सर्वाधिक शिकार हम उसके रहे। और सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार यदि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब सर्वाधिक असहिष्णुता के शिकार हुए हैं। देश में बढ़ती असहनशीलता पर मचे हंगामे के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि असली गंदगी सड़कों पर नहीं हमारी सोच में है। गंदी सोच की वजह से समाज बढ़ता है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रणब मुखर्जी ने कहा इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत गांधी जी की है। उन्होंने कहा कि अहिंसा का जो पाठ गांधी ने पढ़ाया उसकी ताकत को हमें नहीं भूलना चाहिए। Physical as well as verbal. Only a non-violent society can ensure the participation of all sections of the people, especially the marginalized, and the dispossessed in our democratic process. क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी? पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच गर्मजोशी से हुई मुलाकात के बाद अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान जा रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सुषमा स्वराज 7 दिसंबर को पाकिस्तान जाएंगी। इस्लामाबाद में हो रहे हार्ट ऑफ एशिया समिट में शिरकत करने के लिए वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान से रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी विदेश मंत्री बात कर सकती हैं। इसके साथ ही दाऊद को लेकर भी पाकिस्तान से बात करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुंबई करों को मिलेगा सस्ते घर का तोहफा। क्या है ये तोहफा, बताएंगे ब्रेक के बाद। और एक और अच्छी खबर मुंबई वालों के लिए, मुंबई लोकल अब बनेगी ज्यादा सुरक्षित। कैसे, देखिए आगे। फिर से और एक बार फिर रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। देश में होगा अब तक का सबसे बड़ा कार रिकॉल। फॉक्सवैगन वापस लेगी 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां। आवाज ने कल दी थी आपको ये खबर। कम होगी आपकी ईएमआई। आरबीआई बदलेगा बेस रेट तय करने का फॉर्मूला। बैंक पर दरें घटाने का बढ़ेगा दबाव। क्रेडिट पॉलिसी में नहीं बदली दरें, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से महंगाई पर असर पड़ने की जताई आशंका। अपने बेटे कार्ति से जुड़ी फर्मों पर छापे के बाद चिदम्बरम की सरकार को चुनौती। कहा मुझ पर सीधे कार्रवाई करे सरकार, लेकिन सीबीडीटी ने कहा पुख्ता सबूत के बाद पड़े छापे। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार सुस्त। निफ्टी 7,950 के ऊपर बंद। मिड कैप शेयरों ने लगाई छलांग। इसका मतलब सेडिशन कि आप लोग तो अपने भी नहीं रहे। क्यों? राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर किया तीखा हमला। कहा मोदी सरकार में विरोध करना देशद्रोह। तो मोदी ने कहा तू मैं से नहीं चलेगा देश। सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। देश में बढ़ती असहनशीलता पर राष्ट्रपति ने फिर दी नसीहत। कहा गंदगी सड़क पर नहीं लोगों की सोच में है। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मुंबई में जल्दी ही 10 लाख सस्ते मकान बनेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना को आज मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद सरकार जल्दी ही ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी। योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में सस्ते मकान बनाए जाएंगे। सिर्फ मुंबई में ही 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। सरकार सस्ते मकानों के लिए फ्लोर एफएसआई भी बढ़ाएगी। सरकार सस्ते मकानों के लिए मुंबई में बीडीडी चौल, धारावी, मुंबई पोर्ट जैसी जमीनों के इस्तेमाल की तैयारी भी कर रही है। इसके साथ ही नासिक, सोलापुर जैसे शहरों में भी सस्ते मकान बनाने की योजना है। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के सीओओ अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो यहां पर यह है कि प्रदेश सरकार 10 लाख मकान बनाने जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की, और हमेशा एक ही चीज सामने आती है कि शहर में जमीन की कमी है और इसीलिए भाव बहुत ऊपर है। तो जिस शहर में इतनी कमी है जमीन की, वहां 10 लाख जैसे इतना बड़ा फिगर कैसे बनेंगे? जी, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो बताया है कि एफएसआई बढ़ाया जाएगा, लेकिन एमएमआर जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन जोड़ी जा सकती है।
तो जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन जमीन बना के सिर्फ घर बनाने से क्या ये समस्या सुलझ जाएगी? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो हमें ये देखना होगा कि इसके लिए क्या करना होगा ताकि ये लोग रहें जाके वहां जहां ये घर बनेंगे, वरना ये समस्या सुलझेगी नहीं ठीक से। लेकिन साथ ही जैसे कि आपने कहा कि और जमीन यहाँ अरेंज की जाएगी, एफएसआई देगी, पोर्ट ट्रस्ट, बीडीडी 4, धारावी जैसी जगह है, तो ठीक है। लेकिन आप ये बताएं कि घर बनाने के लिए अब मुंबई के बाहरी हिस्सों में जाना होगा, तो ये आखिर कितना प्रैक्टिकल लगता है? देखिए, प्रैक्टिकल ये आज तो नहीं है, इसलिए कि जो मुंबई के जो मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं, जो काम करने की जगह हैं, वो सारी की सारी एक दो जगह पर केंद्रित हैं। या तो लोअर परेल है, या बीकेसी है, या एक दो और टुकड़े हैं। अगर लोगों को यहां से बहुत दूर 40, 50, 60 किलोमीटर दूर जाके रहना होगा और आने जाने की सुविधा नहीं होगी, तो ये मकान अपने आप में एक तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे और ये डिफंक्ट हो जाएंगे, और वापस फिर यहीं पर स्लम्स जो कि इसी वजह से हैं, ये फिर होने की संभावना है। तो आप अगर मकान बाहर बनाते हैं तो लोगों के काम करने का, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी वहां मूव करना जरूरी है, वरना सिर्फ इतिहास गवाह है कि सिर्फ घर बनाने से शहर नहीं बनते और यही समस्या दोबारा आ सकती है। तो इसमें दो काम हैं, घर भी बनाने होंगे और साथ में बिजनेसेस को, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी शिफ्ट करना बहुत जरूरी होगा। राइट। अरविंद जी, क्योंकि ये पूरी योजना है वो ज्यादा करके जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए है, हमें ये भी पता चला है कि ईडब्ल्यूएस को अलग से कुछ इसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी, लेकिन भाव के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि 400 स्क्वायर फीट तकरीबन साइज के घर बनने, क्या भाव होना चाहिए जब उस वर्ग को फायदा मिलेगा? नहीं तो अगर मुंबई के जैसे रेट है उस हिसाब से देखें तो शायद वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। विपिन जी, इसका बड़ा सीधा सा सवाल है। अगर आप बैंकिंग फार्मूला भी यूज करते हैं तो सालाना इनकम का 5 गुना करीब जो होता है वो भाव होना चाहिए। अगर आप इस वर्ग की बात कर रहे हैं तो आपके मकान 8-10 लाख से ज्यादा कीमत के किसी हालत में हो नहीं सकते, और अगर इससे ज्यादा कीमत के होंगे तो वो फिर डिफंक्ट हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। अब 8-10 लाख के घर बनाने के लिए क्या आपकी जमीन वायबल है? क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको वायबल बनाता है, या इसको पूरा सब्सिडाइज करके बनाया जाएगा? ये मैथमेटिक्स करना, ये गुणा भाग करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। मैं नहीं समझता कि 25, 30, 40, 50 लाख के घर अगर वो बने 500, 400 स्क्वायर फुट के, तो वो बिक सकेंगे। वो नहीं बिक पाएंगे या किसी तरह से ऑक्यूपाई नहीं होंगे। तो ये आंकड़ा ठीक एस्टिमेट करना और इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये क्लासिफाई करना भी क्या जरूरी होगा कोई कोटा सिस्टम के तहत, क्योंकि अगर इस तरह की प्राइसिंग हम रख रहे हैं तो सब ना खरीद लें, और ताकि जो लो ब्रैकेट इनकम के लोग हैं उन्हें ज्यादातर फायदा हो। बिल्कुल जरूरी होगा, और मैं समझता हूं जैसा विपिन जी ने कहा भी कि या तो स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए हो, लॉटरी सिस्टम से हो, या फिर किसी और कैटेगरी, किसी और प्रोसेस के तहत हो, तभी जाकर ये होगा। और अगर आपके पास सरप्लस सप्लाई बचती है या माडा का इसमें पार्टिसिपेशन है जो कि कुछ एफएसआई लेकर बाकी एफएसआई के बदले में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे, उस पर वो महंगे मकान बेच सकें। लेकिन अगर ये टारगेटिंग ठीक से नहीं की गई तो ये बन तो जाएंगे, लेकिन ये गलत सेक्शन में या अनइंटेंडेड सेक्शन में हाउसिंग फॉर ऑल नहीं हो पाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल नहीं हो पाएगी। एक अंतिम आखिरी सवाल आपसे कि क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई आएगी, हालांकि ये एक वर्ग विशेष के वो टारगेट इसमें करेंगे, ध्यान रखेंगे उनका, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर घर बनेंगे तो लगता है कि इतनी सप्लाई के बाद जो मुंबई का भाव है जो कि बहुत ऊपर है, उस पर कुछ दबाव आएगा, उसको कुछ हद तक नीचे आप जाते हुए देखेंगे? देखिए, संभावना है, लेकिन ये संभावना तभी फलीभूत होगी या पूरी होगी जब ये मकान प्रेशर हटा सकें शहर के ऊपर से। जो मैंने शुरू में कहा, प्रेशर तब हटेगा जब लोग जहां रहेंगे वहीं रहकर उसके आसपास 8-10 किलोमीटर में अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकेंगे। अगर ये प्रेशर नहीं हटा, प्रेशर वापस दोबारा मुंबई की आइलैंड सिटी पे या 1-2 पॉइंट्स पे आ गया, तो न रियल एस्टेट के प्राइस कम होंगे और न ये मकान सक्सेसफुल होंगे। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ मुंबई के बारे में एक और खबर आपको बता दूं, क्योंकि घर की बात हो गई, लेकिन ट्रैवल करना भी मुंबई में बहुत बड़ी समस्या है। तो मुंबई लोकल की सूरत को बेहतर बनाने की अब कोशिश हो रही है। यहाँ की लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाएंगे। शुरुआत में ये काम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगा। ये फैसले रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ मुंबई और ठाणे के सांसदों की बैठक में लिए गए हैं। इस मुलाकात में सांसदों की अगुवाई कर रहे थे बीजेपी सांसद किरीट सोमैया, जिनसे बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। दुर्घटनाएं हैं वो ना हो सके, किस तरह की बातचीत रही आपकी? इतिहास में पहली बार मुंबई ठाणे विभाग के 10 सांसदों के साथ में मुंबई रेल प्रवासी की सुरक्षा की दृष्टि से इतनी उच्च स्तरीय बैठक हुई। एक कमेटी की रचना की गई है जो 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देंगी, जो रेल मंत्री उसका बाद में इम्प्लीमेंटेशन करेगा। दूसरी बात, आज रेल मंत्री ने मान्य की
मुंबई के 50% प्लेटफॉर्म स्टेशन पे बीच में फेंसिंग नहीं है, वो पूरी की जाएगी। मुंबई के उपनगरीय रेलवे के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो, इस दृष्टि का प्रयोग ये 2-4 महीने में शुरू हो जाएगा। सबसे महत्व की बात सुविधा बढ़ाना, तो सभी ट्रेनें 15 डिब्बे की करने की दृष्टि से उन्होंने कहा मैं अगले बजट में उसका पूरा प्रावधान कर दूंगा। और अंतिम बात, जो मुंबई प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, वो अगले बजट में उसको आवश्यकता 100% फंडिंग प्रोविजन करके 2016 के अंत तक सभी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। सर, जब भी सबअर्बन में कोई दुर्घटना होती है, अक्सर ये बात सामने आती है कि जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी ऊंचाई को बढ़ाया जाए। इससे पहले भी आपने कई बार, जो इससे पहले रेल मंत्री थे, उनसे भी बात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। एक बार फिर मीटिंग हुई है, अब आपको लगता है कि कुछ ठोस आश्वासन मिला हो, या फिर अभी भी लगता है कि जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलती रहेगी? ऐसा है कि वह काम प्रारंभ हो चुका है, अब उसको और थोड़ी गति लाने की दृष्टि से थोड़ा फंड प्रोविजन चाहिए था, वो भी आज रेल मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया। तो 2016 के अंत तक मुंबई के सभी 250 प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ा दी गई होगी। बिल्कुल, तो विपिन, यहाँ पर मुंबई की हेल्पलाइन बोलते हैं ट्रेन्स को, अगर ये वाकई काम हो गया, पायलट सक्सेसफुल हो गया, तो काफी हालत सुधर जाएगी। तो कहना जा रहा था कि अभी हमने जो बात की, दो बड़ी अच्छी खबरें आ गई मुंबई के लिए अभी। एक तो सबको घर मिलने की बात है, हाउसिंग फॉर ऑल 10 लाख घर, और दूसरा की जो ट्रेनें असुरक्षित थी उनमें ऑटोमेटिक डोर्स आने वाले हैं। तो 2 बढ़िया खबरें मुंबई के लिए। चलिए, इसी नोट पर हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सुस्ती के मूड में क्यों गया बाजार, कैसा रहा दिन भर का कारोबार। साथ ही आपको बताएंगे प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना हुआ आसान। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। अब आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपनी कंपनी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। पीएफ निकालने के लिए अब आप सीधे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दे सकते हैं। अभी तक इसके लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था। हालांकि ये सुविधा अभी सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और वो आधार पर बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ की ये पहल ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इससे पीएफ का पैसा जल्द और आसानी से निकाला जा सकेगा। जो कर्मचारी बिना अपनी कंपनी के अटेस्टेशन के पीएफ निकालना चाहते हैं, उन्हें नए फॉर्म्स में आवेदन देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंसल्टेंट D&M ने KG D6 विवाद पर पेट्रोलियम मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। KG D6 की गैस पर ONGC और रिलायंस के बीच विवाद था। ONGC का कहना था कि रिलायंस का KG D6 गैस भंडार और उसका अपना गैस भंडार काफी करीब है और ऐसे में हो सकता है कि उसके भंडार की गैस दूसरी ओर से निकाली गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह विवाद हल करने के लिए कहा था। इसी के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई थी। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिपोर्ट में पाया गया है कि दोनों गैस भंडार आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि एक तरफ की गैस दूसरी ओर से निकल गई हो। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इसके 6 महीने के अंदर सरकार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाना होगा। और यहां पर हम आपको बता दें कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं टीवी 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आज बाजार में सुस्ती देखने को मिली है। हालांकि सेंसेक्स 26,000 के ऊपर आज बंद हुआ है, वहीं निफ्टी 7,950 के ऊपर बंद होने में आज कामयाब रहा। मिड कैप में हमने आज तेजी देखी, लेकिन बैंक निफ्टी में आज दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए जुड़ते हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, ये बताएं कि दिन भर का कारोबार आज बाजार में कैसा रहा? अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा ढीला कारोबार देखने को मिला है, ज्यादा एक्शन नहीं। 7,972 का हाई निफ्टी ने छुआ,
अंत में आप देखिए 7,950 के आसपास दिन की समाप्ति देखने को मिली और एक बहुत ही सीमित दायरे में सेंसेक्स की भी चाल थी। आज बैंक निफ्टी की ओर से ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर ट्रिगर भी था। आरबीआई ने भले ही अपनी क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने साफ संकेत ये दिए हैं कि अब यहां से बेस रेट के नियम बदलते हुए दिखाई देंगे और वो कुछ बोझ डाल सकता है बैंक्स पर। इसीलिए हमने देखा यहां पर कुछ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दिया था। शायद वो इंडेक्स में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है जितना स्टॉक्स में देखा गया। अब शेयरों पर आते हैं, जहां पर आज हमने देखा सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। छोटे मझौले स्टॉक्स आज फिर तेजी में थे, जहां पर हमने देखा काफी ज्यादा एक्शन था। लेकिन अगर दिग्गजों की बात करें और जिन स्टॉक्स ने बाजार को ऊपरी लेवल्स पर रोके रखा है, वो शेयर आपके लिए पहले हाजिर करते हैं। तो आज हमने देखा भारती एयरटेल 3.5% टूटा, इन्फोसिस, गेल जैसे काउंटर्स थे जहां पर 1.5 से 2% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी। ऑटो कंपनियों के लिए आज अच्छा दिन सिर्फ M&M के लिए था, लेकिन बाकी काउंटर्स आप देखिए, क्योंकि आज ऑटो की बिक्री के आंकड़े आए हैं नवंबर की, और हमने देखा है मारुति हो, अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स नंबर्स वो कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा करीब 1% की गिरावट बनती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही अगर आप देखें बैंकिंग शेयर, यहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक जैसे काउंटर्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर PSU बैंक्स, सब में वो सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। लेकिन मेटल स्टॉक्स ने कोशिश की है बाजार में वो चमक बनाए रखने में, जहां पर वेदांता आज का टॉप परफॉर्मर था 4% की तेजी के साथ, और साथ ही जिंदल स्टील एंड पावर में भी हमने देखा जमकर आज एक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया। जी बहुत शुक्रिया हर्षदा। और इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आते हुए, तमिलनाडु को बहुत मुश्किलात हो गई बारिश से, उसके एयरपोर्ट को बंद कर देना पड़ा है। चेन्नई के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और तमाम स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। पूरे तमिलनाडु में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के बारे में लगातार खबरें हम सुन रहे हैं पिछले महीने भर से, जहां बारिश का कहर जारी है, लेकिन अब यह इस कदर बढ़ गया है कि चेन्नई के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है और राज्य के स्कूलों को, सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। और डिटेल लेंगे थोड़ी देर में इस खबर के ऊपर। जैसा कि आपको बताया, पूरे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, चेन्नई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन है राज्य के अंदर। तमिलनाडु को हर संभव मदद देने का यहां पर प्रधानमंत्री ने भरोसा भी दिलाया है। और यहां पर चेन्नई में हालात में जो एक आंकड़ा अगर आपको बताएं कि अब तक 188 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा सरकारी है, शायद और ज्यादा जानो माल का नुकसान हो जो बाद में रिपोर्ट हो, लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से 188 से ज्यादा जान तमिलनाडु में जा चुकी है। 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बारिश की। अगर बात करें, पिछली एक सदी में इस तरह की बारिश इस वक्त पर देश के इस हिस्से ने नहीं देखी थी। और आज हालात ये हो गए हैं कि चेन्नई के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया है, राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो चेन्नई में भारी बारिश की वजह से हमने जैसा आपको बताया एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमिलनाडु के लिए हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है। पीएम ने मुख्यमंत्री जयललिता से बातचीत की है। मौसम विभाग ने इधर अगले 4 दिन के लिए और बारिश की संभावनाएं जताई हैं। इस बार तमिलनाडु में बारिश ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। चेन्नई में बारिश के चलते सड़कों पर भयानक पानी जमा है। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क बीचों बीच धंस चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आप इस समय जो विजुअल देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेन रोड की इस वक्त हालत है वहां पर। और करीब 15 दिनों से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विल्लुपुरम, पुडुचेरी और स्कूल कॉलेज तमाम जगहों पर बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में और ज्यादा भारी बारिश की आशंका जताई है। यानी ये खतरा फिलहाल टला नहीं है। अब तक तमिलनाडु में बारिश के चलते, जैसा हमने आपको बताया, 188 लोगों की मौत हो चुकी है, आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन आशंका है कि शायद इससे ज्यादा नुकसान भी हुआ हो। चलिए तो यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सरकार की प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं पर क्यों है टेढ़ी नजर, बताएंगे ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब देश के सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद को रेगुलेट किए जाने के फैसले के खिलाफ है। IIT या एम्स में दाखिला लेना ज्यादातर बच्चों का अरमान होता है
और इसे पूरा करने में मदद का दावा करते हैं कोचिंग संस्थान। इसके लिए छात्र और उनके माता पिता लाखों की फीस भी चुकाते हैं और इसने देश में प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बना दिया है। लेकिन अब तक मनमाने तरीके से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेट होने जा रहे हैं। इसकी सिफारिश की है IIT बॉम्बे के पूर्व डायरेक्टर अशोक मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने। कोचिंग ले रहे बच्चे भी कमेटी की इस सिफारिश के साथ है। वो बोर्ड लगाता है हम कम से कम पैसे में करवाएंगे आपके लिए, लेकिन वहाँ स्टूडेंट जाता है, कुछ दिन कुछ फील करता है, पढ़ नहीं पाता, उसका कोर्स खत्म नहीं हो पाता, लेकिन पैसे वहाँ पूरे के पूरे लग जाते हैं। हमें जो बोलते हैं कि हम इतना पढ़ाएंगे तो हम वो पढ़ पाएंगे, हम उनको कंप्लेन भी कर पाएंगे कि इन्होंने हमसे ये वादे किए थे ये चीज पढ़ाने के और अब हमें ये पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमें उस चीज का भी फायदा वहाँ पे होगा। कमेटी ने इस बात पर चिंता जताई है कि बच्चे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग संस्थान पर निर्भर हो गए हैं और उनके पर्सन पर गैर जरूरी आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अब तक देश में तमाम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना किसी नियम कायदे के चल रहे हैं। अगर ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय कोई रेगुलेटर लाती है तो जाहिर तौर पर इन इंस्टीट्यूट्स की जवाबदेही भी तय होगी। यही वजह है कि रेगुलेटर आने से पहले ही विरोध के स्वर उठने लग गए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री की दलील है सरकार को उन्हें रेगुलेट करने की बजाय स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के स्तर को सुधारना चाहिए। एक तरह से लगता है कि साजिश है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के मानस से सिर्फ रिपोर्ट लिखी गई है। इस चीज का विश्लेषण बिल्कुल नहीं किया गया है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक देश में प्राइवेट कोचिंग सेक्टर सालाना 35% की दर से बढ़ रहा है। यही नहीं, बड़े शहरों के 95% हाई स्कूल छात्र प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेते हैं। ऐसे में कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जवाबदेही तय हो सकेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश में सोने का अलग से एक्सचेंज खुलेगा और सोने के कारोबार के लिए सरकार अलग मंत्रालय बनाए, ये मांग है ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की। एसोसिएशन का कहना है कि इस एक्सचेंज पर आम आदमी भी आसानी से खरीदारी कर सकता है और साथ ही सोना बेच भी सकता है। जिसके पास गोल्ड, फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है ज्वेलर के पास या किसी घर में पड़ा हुआ है, वो सेल करना चाहते हैं। इट विल बी अ स्पॉट एक्सचेंज और गोल्ड एक्सचेंज, इसको मिक्स करके कुछ एक नया कॉन्सेप्ट की बात करें जो सरकार को प्रेजेंटेशन देने की हम बात करें, जिसमें आम आदमी भी अपना सोना बेच सकता है और खरीद सकता है। सरकार ने भी आइडिया रखा कि गोल्ड एक्सचेंज को दोबारा लेके आए, कंपटीशन होना चाहिए एक्सचेंज में। अभी M6 मार्केट शेयर पूरा उसके पास है, दूसरे कोई भी बहुत लिमिटेड मार्केट शेयर जेम गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर है। तो हमें ऐसा लगता है आने वाले 6 महीने के अंदर IBJ खुद का एक एक्सचेंज लेके आएगा किसी न किसी एक्सचेंज पार्टनर के साथ। और आवाज एट 9 में आपसे अब लेंगे इजाजत। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।